देखिए हम पढ़ रहे थे अपनी विधियां, और अपने इसके अंदर दो विधि और रह गई हैं जो मैथ के अंदर चलती हैं। अगली विधि लिखिए अपने इसमें, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। सुपरवाइज स्टडी मेथड। और इसे देखिए निर्देशित अध्ययन विधि भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है? निर्देशित अध्ययन विधि भी कहते हैं। और इसके प्रतिपादक डेजी मॉरविल या जनक डेजी मॉरविल को इसका जनक माना जाता है। दूसरा नाम निर्देशित अध्ययन विधि, जनक डेजी मॉरविल। आप देखिए पर्यवेक्षित, सुपरविजन, इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? सुपरविजन। सुपरविजन जो शब्द होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है, सुपर प्लस विजन। सुपर का मतलब होता है अलौकिक, दिव्य भी कहते हैं हम, और विजन का मतलब होता है दृष्टि, दिव्य दृष्टि एक तरह से। तो यहां देखिए ये जो सुपरविजन है उसी से बनी हुई है हमारी ये विधि। इसमें शिक्षक का काम केवल क्या होता है? सुपरविजन करना। बच्चे को कार्यक्रम दे दिया जाता है, पढ़ने के लिए विषय वस्तु दे दी जाती है, बच्चा अपनी गति से पढ़ता रहता है। शिक्षक केवल क्या करता है? निर्देशित करता रहता है, आपको कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, और ऐसे भी स्टडी की जाती है। लिखिए इसमें अर्थ, सबसे पहले इसका पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में अर्थ लिखिए। अध्यापकों के निरीक्षण, अध्यापकों के निरीक्षण कोमा निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में विद्यार्थियों के द्वारा किया जाने वाला अध्ययन, विद्यार्थियों के स्वयं के द्वारा किया जाने वाला अध्ययन, पर्यवेक्षित अध्ययन कहलाता है। कई विद्वान इसे एक प्रविधि मानते हैं। एक प्रविधि मानते हैं क्योंकि इसका प्रयोग अन्य विधियों के साथ किया जाता है। यह विधि परंपरागत विधियों के दोषों को भी दूर करती है।
इसकी एक फेमस परिभाषा भी है, बाइंडिंग एंड बाइंडिंग के अनुसार। एक फेमस परिभाषा लिखिए इसकी, बाइंडिंग एवं बाइंडिंग के अनुसार पर्यवेक्षित अध्ययन से हमारा अभिप्राय शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के उस समय का निरीक्षण करने से है जब वह अपनी मेज या डेस्क पर कार्य करते हैं। अपनी मेज या डेस्क पर कार्य करते हैं। तो देखिए इसमें जो बताया गया है, नॉर्मल सी बात बताइए, बाइंडिंग बाइंड, जब बच्चे अपनी मेज पर कार्य करते उस समय शिक्षक क्या करे, उनका सुपरविजन करे। बच्चे अपनी गति से और स्वयं पढ़ते हुए चले जाते हैं, जब कोई चीज समझ में नहीं आती तो किसका सहारा लेते हैं, शिक्षक का सहारा लेते हैं। उसी विधि को देखिए हम क्या कहते हैं, बहुत सारे विद्वान तो ये कहते हैं कि ये विधि नहीं है। किसी विधि से पढ़ाया, पढ़ाने के बाद टीचर कहता है कि स्वाध्याय करो, खुद पढ़ो और याद करो इस चीज को, उसका तो पार्ट हो गया ये स्वयं पढ़ने का। लेकिन कई विद्वान कहते हैं कि नहीं, ये एक विधि है। इसके बाद लिखिए इस विधि की विशेषताएं। लिखिए नंबर 1, इसमें विषय वस्तु का स्वामित्व करने पर जोर दिया जाता है। यानी बच्चा जब तक पढ़ता रहता है जब तक वो विषय वस्तु उसको याद नहीं हो जाए अच्छे से। और उसको देखिए स्वामित्व या आत्मसात, या देखिए इसके लिए एक शब्द काम में लिया जाता है, एस्मिलेशन, परिपाक। और परिपाक शब्द का प्रयोग किसने किया था, मॉरिसन ने, एच.सी. मॉरिसन ने इसका प्रयोग किया था। मॉरिसन ने देखिए स्टेज ऑफ टीचिंग के अंदर जो सेकंड स्टेज आती है, फर्स्ट स्टेज तो किसकी आती है, हर्बर्ट की, जिसको हम कहते हैं स्मृति स्तर का शिक्षण, जहां रटाया जाता है छोटी। उसके बाद आता है बोध स्तर, और बोध स्तर में सबसे ज्यादा किस पर दिया जाता है जोर, जब तक बच्चे को विषय वस्तु का बोध नहीं हो जाए जब तक नहीं छोड़ा जाता। और यहां पर भी बच्चा जब तक स्वाध्याय करता रहता है जब तक उसे विषय वस्तु क्या नहीं हो जाए, याद नहीं हो जाए, आत्मसात नहीं हो जाए, या हम कहते हैं कि उसको सही ढंग से वो चीज समझ में नहीं आ जाए, और या उसमें वो क्या नहीं हो जाए, परिपाक नहीं हो जाए। दूसरी विशेषता लिखिए, विद्यार्थी स्वयं क्रियाशील रहता है। विद्यार्थी स्वयं क्रियाशील रहता है। और अपनी गति से अध्ययन करता है। स्वयं क्रियाशील रहता है और अपनी गति से अध्ययन करता है। अर्थात स्वाध्याय पर बल दिया जाता है। अर्थात स्वाध्याय पर बल दिया जाता है।
अगली विशेषता लिखिए, इसमें व्यक्तिगत क्रियाओं को प्रधानता दी जाती है। इसमें व्यक्तिगत क्रियाओं को प्रधानता दी जाती है। व्यक्तिगत क्रियाओं को प्रधानता दी जाती है। उसके बाद लिखिए अगली विशेषता, इसका प्रयोग सभी विषयों के शिक्षण में किया जाता है। सभी विषयों के शिक्षण में किया जाता है। इसमें होता क्या है, अध्यापक देखिए विषय वस्तु का चुनाव कर लेता है, कौन सा पढ़ाना है बच्चे को, कौन सा पढ़ना है, उसके निर्देश देता है। बच्चा अपनी डेस्क पर बैठकर उसको क्या करता है, पढ़ता जाता है। और शिक्षक क्या करेगा, पर्यवेक्षण करेगा, उसका ध्यान रखेगा उसका। तो शिक्षक की भूमिका क्या है इसमें? इसमें वास्तव में वास्तविक रूप से क्या है, वो पथ प्रदर्शक है, उसका ध्यान रखता है। तो लिखो इसमें शिक्षक की भूमिका, पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक। शिक्षक की भूमिका पथ प्रदर्शक, कोमा लगाइए, निरीक्षणकर्ता, निरीक्षणकर्ता। और शिक्षार्थी की भूमिका क्या है इसमें? पढ़ने का काम तो किसका है, शिक्षार्थी का ही है। तो लिखो शिक्षार्थी की भूमिका, शिक्षार्थी स्वयं अध्ययन करता है। शिक्षार्थी स्वयं अध्ययन करता है, अर्थात सक्रिय भूमिका, अर्थात सक्रिय भूमिका। इस विधि में कोई कमी है क्या? छोटे बच्चे पढ़ सकते हैं क्या, स्वाध्याय कर सकते हैं क्या? क्योंकि टीचर ने तो कुछ किया ही नहीं इस विधि में। बच्चा आपने खुद की किताब ली और अपने पढ़ना शुरू कर दिया। टीचर क्या कर रहा है, निर्देश दे दिए पढ़ने के, कैसे पढ़ना है। तो छोटे बच्चों के बजाय बड़े बच्चे तो फिर भी निर्देशों की क्या कर लेते हैं, पालना। तो लिख लो इसका दोष, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं। एक ही पक्ष पर जोर दिया जाता है, ज्ञान पक्ष पर। किस पर जोर देते हैं इसमें, केवल पढ़ने पर। और पढ़ने में किसकी प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति। ना तो भावात्मक होती है और ना कोई क्रियात्मक चीजें होती हैं इसमें। तो लिखिए केवल ज्ञानात्मक पक्ष पर बल दिया जाता है, केवल ज्ञानात्मक पक्ष पर बल दिया जाता है। नंबर 3, समय अधिक लगता है। गणित के लिए एक महत्वपूर्ण विधि और, विश्लेषण संश्लेषण। संश्लेषण विधि।
देखिए, दो शब्द हैं, दोनों को एक साथ काम में लेकर पढ़ा जाए तो एक विधि पूर्ण होती है। अलग अलग यदि पढ़ते हैं तो वो पूर्ण नहीं मानी जाती। यानी ये भी आगमन निगमन की तरह क्या है, पूरक मानी जाने वाली। आपको पहचान करना है। विश्लेषण का मतलब तो क्या होता है, खोलना किसी चीज को, छोटे छोटे अंशों टुकड़ों में क्या करना, विभाजित करना। जैसे कोई भी चीज है हमारे पास, ये है, देखिए, इसको क्या करना, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना, अंश या टुकड़ों में विभाजित करना। उसके बाद देखिए, संश्लेषण में क्या होता है, इसको वापिस ये बनाना, इसको जो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरी हुई चीजों को वापिस क्या बनाना। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप पहचानने की कोशिश करना। एक गेहूं की बोरी है, उस बोरी में से आपने हाथ डाला, मुट्ठी भर गेहूं निकाला और आपने उस बोरी का आकलन कर लिया उस मुट्ठी भर गेहूं से, इसमें किस प्रकार के गेहूं है। तो बताओ वो विश्लेषण है या संश्लेषण है। वो मुट्ठी भर गेहूं विश्लेषण की प्रक्रिया है या संश्लेषण। देखिए, ये पूरी बोरी थी, इस बोरी में से 2 गेहूं दाने निकाले हमने। वो जो हमने अनाज निकाला एक मुट्ठी में, ये पूरी इस बोरी के अंदर जितने गेहूं उसका प्रतिनिधित्व करती है। उस पूरे गेहूं का क्या है, प्रतिनिधित्व। हम अंदाजा लगाते हैं सारे गेहूं ऐसे ही होंगे। इसलिए देखिए, इस पूरी चीज का छोटा सा सारांश निकालना और सारांश रूप में उस चीज को कहना क्या कहलाता है, संश्लेषण। इसलिए एक प्रोफेसर यंग का एक एग्जाम्पल आता है, सूखी घास की ढेरी में से एक सूखा तिनका लगाना, बाहर निकालना, उससे पता लगाना उस ढेरी में कैसे तिनके हैं। किसका एग्जाम्पल है वो, विश्लेषण का या संश्लेषण का। विश्लेषण वाले क्या करेंगे, पूरी ढेरी को फैला देंगे कि कहीं कोई अलग तो नहीं है उसमें से, और फिर फैला फैला के एक एक चीज को क्या करते हैं, चेक करते हैं। क्योंकि एक एक टुकड़े को खोलना और फिर उसका अध्ययन करना। और ये लोग एक संश्लेषण में क्या होता है, संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करते हो। जैसे कोई बहुत बड़ी कहानी, हम कहते हैं तू सारांश बता दे जल्दी से, तो शॉर्ट में यदि बता देता है और सारे पक्ष उसमें समाहित हो जाते हैं, इसका मतलब वो क्या है, हमारा संश्लेषण। तो लिखो सबसे पहले अपने इसके अंदर नंबर 1, विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। इसमें देखिए, सबसे पहले बच्चे को कोई ना कोई क्या दी जाती है, समस्या। और बच्चा उस समस्या पर क्या करता है, उसको छोटे छोटे अंशों में विभाजित करता है। देखिए, छोटे छोटे टुकड़ों या अंशों में क्या करता है, विभाजन। तर्क करेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, उस पर क्या करता है, अंशों में या टुकड़ों में विभाजन। और उसके बाद फिर क्या निकालेगा, उस समस्या का हल। फिर समस्या को क्या करता है, सोल्व करता है। ये है इसकी प्रोसीजर। ये चीज हमें क्या है, ज्ञात है कि अज्ञात है। शुरुआत में चीज हमें ज्ञात है या अज्ञात है भाई, क्योंकि जब हम विश्लेषण करेंगे तब ज्ञात होगी। शुरू में तो कैसी होती हैं चीजें, अज्ञात, ज्ञात नहीं होती। क्या होती हैं, अज्ञात। तभी तो हम जानना चाह रहे हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में। फिर क्या हो जाएगी, हल होते ही वो चीज हमें ज्ञात हो जाएगी। कौन से सूत्र का प्रयोग हुआ, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। कौन सी विधि में, विश्लेषण विधि में। तभी तो हम खोल खोल के रखते हैं चीजों को। अब इसका अर्थ वगैरह लिख लेंगे हम, ये हटा देना। अज्ञात नहीं, क्या होता है, ज्ञात। ना वो अज्ञात होता है, ज्ञात नहीं।
और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और समस्या का क्या करना, हल। और समस्या का हल हमें क्या हो गया, ज्ञात हो गया। बना लो डायग्राम और फिर 2 लाइन लिख लीजिए इसमें। लिखिए विश्लेषण का अर्थ। छोटे छोटे अंश या टुकड़ों में बांटने की प्रक्रिया। छोटे छोटे अंश या टुकड़ों में बांटने की प्रक्रिया। बांटने की प्रक्रिया अर्थात जटिल समस्या का समाधान खोजना। समस्या में क्या दिया हुआ है, आगे लिखो, समस्या में क्या दिया हुआ है, कोमा, क्या ज्ञात करना है, कोमा, कैसे ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करना है, आदि घटकों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को विश्लेषण विधि कहते हैं। विश्लेषण विधि कहते हैं। समस्याओं का हल खोजने की सर्वोत्तम विधि है ये भी लिख लो अलग से। समस्याओं का हल खोजने की सर्वोत्तम विधि है। किस प्रकार के प्रश्नों को खोजते हैं, क्या और कैसे। तो ये देखिए हमारे पास दिया हुआ होता है गणित के अंदर, उसके आधार पर हम एनालिसिस करते हैं और अंत में उस समस्या का क्या करते हैं, हल निकाल लेते हैं। तो ये जो दिया हुआ है ये चीजें हमारे लिए जटिल होती हैं, बाद में जब हल निकाल लेते हैं वही चीजें हमारे लिए क्या बन जाती हैं, सरल बन जाती है। तो एक सूत्र और बन जाता है, जटिल से सरल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। और यहां हम क्या करते हैं, इसके अंदर देखिए मानसिक क्रियाएं करते हैं हम, मानसिक क्रिया। और उनके मानसिक क्रियाएं क्या हैं, जैसे तर्क, चिंतन या सूझबूझ, इनके आधार पर हम क्या करते हैं, इन्हें विश्लेषित करते हैं और फिर हमारी समस्या का क्या कर लेते हैं, हल। ये तो दिया हुआ होता है, यहां ज्ञात करते हैं और ज्ञात होते ही उसका क्या निकल गया, हल निकल गया। देखिए गणित के अंदर देखिए कई बार प्रमेय वगैरह को हम सिद्ध करते हैं तो कैसे करते हैं, ये चीजें तो दी हुई है, लिखते हैं कि नहीं लिखते, उसके बाद पूरी प्रोसीजर अपनाते हैं और अंत में उस चीज को क्या कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं हम। तो लिखिए इसके अंदर शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्र अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। दूसरा सूत्र जटिल से सरल की ओर। उसके बाद लिखिए सोपान, 3 सोपान हैं, 3 सोपान।
पहला सोपान तो ये रहा, दूसरा सोपान ये रहा और तीसरा सोपान ये रहा। पहले सोपान नंबर 1 दिया है। कोई भी चीज क्या होती है? दिया है। दूसरे में क्या करेंगे हम? देखिए यहां विश्लेषण कर रखा है। दूसरे में क्या करेंगे? ज्ञात करना है, सोपान नंबर 2, या सिद्ध करना है। ज्ञात करना है या सिद्ध करना है। और तीसरा सोपान में क्या होता है? हल। तीसरे सोपान में है हल। लिखिए इस विधि के गुण। यह विधि ज्ञान को स्थायी करती है। यह विधि ज्ञान को स्थायी करती है। नंबर 2, इसमें तर्क चिंतन कल्पना, इसमें तर्क चिंतन कल्पना आदि शक्तियों का विकास होता है। तर्क चिंतन कल्पना आदि शक्तियों का विकास होता है। अगला लिखिए, इसमें खोज की भावना का विकास होता है। खोज की भावना का विकास इसलिए होता है क्योंकि यहां जो सूत्र अपनाया गया कौन सा है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी खोज करना किसी चीज की। एक और लिखिए इसके अंदर, छात्र इसमें जागरूक रहते हुए समस्या का हल करते हैं। छात्र इसमें जागरूक रहते हुए समस्या का हल करते हैं। इस विधि का दोष, हर बार देखिए आप हर चीज को ऐसे देखेंगे 3 पक्षों में बांट के, तो समय ज्यादा लगेगा, एक लंबी प्रोसीजर हो जाएगी, आप समय अधिक लगेगा और श्रम भी अधिक लगेगा। ये इसकी क्या होगी? कमी होगी। दोष देखिए, श्रम व समय अधिक लगता है। श्रम व समय अधिक लगता है। मंद बुद्धि बालकों के लिए सही नहीं है। मंद बुद्धि बालकों के लिए सही नहीं है। और लिखिए इसके बाद, ये तो देखिए नॉर्मल बात है, पाठ्य पुस्तकों का अभाव है, शिक्षकों प्रशिक्षित नहीं होते हैं और एक ही विधि से पढ़ाना सही नहीं होता है। उसके बाद लिखिए, सभी प्रश्न समस्यात्मक नहीं होते हैं। सभी प्रश्न समस्यात्मक नहीं होते हैं। सभी प्रश्न समस्यात्मक नहीं होते हैं। अब लिखिए संश्लेषण। संश्लेषण विधि जस्ट इसके अपोजिट। लिखो इसमें, विश्लेषण विधि के विपरीत। विश्लेषण विधि के विपरीत। विश्लेषण विधि के विपरीत। संश्लेषण का अर्थ,
अर्थ में लिखो, अलग अलग वस्तुओं या टुकड़ों को, अलग अलग वस्तुओं या टुकड़ों को एकत्रित करने की प्रक्रिया। एकत्रित करने की प्रक्रिया। उसके बाद लिखिए शिक्षण के सूत्र इसमें। क्या हो जाएंगे? उल्टा हो जाएगा इसमें, ज्ञात से अज्ञात की ओर। सूत्र लिखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा लिखिए, सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। अब लिखिए आप, प्रोफेसर यंग के अनुसार, प्रोफेसर यंग के अनुसार संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जाता है। संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जाता है। याद रखना, मोस्ट लिख लेना इसको। अब वो घास का तिनका क्या करता है? अभी संपूर्ण जो घास की ढेरी है उसका प्रतिनिधित्व। तो सारांश यही तो होता है, बहुत बड़ी चीज का छोटा सा रूप देखिए आपके पास हो, जिसे हम कहते हैं ना समरी। तो यही है। इसके बाद लिख लो गुण इसके भी। यह विधि संक्षिप्त व सरल होती है। संक्षिप्त व सरल। दूसरे नंबर, इसमें समस्याओं का शीघ्र हल हो जाता है। इसमें समस्याओं का शीघ्र हल हो जाता है। यह पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण हो जाता है। पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण हो जाता है। गणित के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। रेखा गणित की समस्याओं का समाधान, रेखा गणित की समस्याओं का समाधान इसी विधि से किया जाता है। दोष लिखिए। दोष लिखिए, अमनोवैज्ञानिक विधि। अमनोवैज्ञानिक विधि।
क्योंकि यह रटने पर जोर देती है।